साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा चेंज जिसने भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन सोसाइटी, हर एक प्लेटफॉर्म को चेंज करके रख दिया। एक ऐसी जरूरत जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे समाज के अंदर एक रिजर्वेशन ऐसा सब्जेक्ट रहा है, एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसके ऊपर हमेशा देश के अंदर डिबेट होती रही है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या आउट ऑफ द पार्लियामेंट बॉक्स की हम लोग बात करें। हमारे देश के अंदर इस मुद्दे के ऊपर हर एक नुक्कड़ पर, हर एक कोने में, हर एक घर, हर एक सोसाइटी, हर एक समाज के अंदर इसके ऊपर हमेशा से बहस होती रही है। अब हमारी सरकार ने इस चीज को चेंज करने के लिए आज से कुछ साल पहले 2019 में एक बिल प्रेजेंट किया था, जो हमारे देश के संविधान के 103वें अमेंडमेंट में पास भी किया गया। और यह बिल था देश की जनरल कैटेगरी को, यानी कि वो ग्रुप जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला, वो ग्रुप जिन्होंने आज तक किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं उठाया। मैं बात कर रहा हूं देश के अंदर सभी अपर कास्ट की, सभी जनरल कैटेगरी के लोगों की, जिसको हमारी सरकार ने EWS करके एक कोटा बनाया और उस कोटे के अंदर उनको ऐड किया। हालांकि ये सब होने से हमारे फंडामेंटल राइट्स, उसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर बहुत सारे स्टेटस थे जिसके अंदर बदलाव आया। कुछ सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट थी जिसके अंदर बदलाव आया। उसके बारे में आज हम लोग बात करें कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पूरा मुद्दा है क्या। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हमारे देश के अंदर अभी तक जो रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा था, इस रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर पर्टिकुलरली कई कम्युनिटी, कुछ कास्ट ऐसी थी जिसको हमारे देश के संविधान ने रिजर्वेशन दे दिया था। हालांकि जो रिजर्वेशन था वो कभी भी किसी कास्ट के लिए हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब ने नहीं रखा था। उन्होंने हमेशा ऐसा बोला था जो लोग सोशली और इकोनॉमिकल वीकर हैं उन लोगों को ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन को जब पॉलिटिकल मुद्दा बनाया तो हमारे देश की सभी तमाम सरकारों ने फ्रॉम द 1947 टिल नाउ, आज तक की सरकार ने इसको मुद्दे को मुद्दा ही बना रहने दिया। जो 10 साल का टाइम गैप दे रखा था अंबेडकर साहब ने कि 10 साल में सरकार की जिम्मेदारी है कि लोअर कैटेगरी को अपलिफ्ट करें और सभी को एक समान लेके आए। लेकिन हमारी जो सरकार रही उन्होंने उस लोअर कैटेगरी को तो वहीं रहने दिया, बल्कि बाकी कैटेगरी को बताया कि वहां रहने के फायदे क्या हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने समय समय पर देश के अंदर बहुत सारे ऐसे आंदोलन देखे, चाहे वो जाट समुदाय का हो, चाहे वो गुज्जर समुदाय का हो। वो ऐसे आंदोलन थे जो हमेशा अपने लिए डिमांड करते थे कि हमें भी रिजर्वेशन दिया जाए। इसके ऊपर सरकार ने जब एक बदलाव किया था तो उसको हम लोग बोलते हैं 10% रिजर्वेशन दिया था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। और ये जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है ये जनरल कैटेगरी के होंगे, अपर कास्ट के होंगे, यानी कि वो लोग नहीं रहेंगे जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ये अमेंडमेंट 2019 में ये हमारा 103 अमेंडमेंट था, जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर डायरेक्ट रूप से एक चेंज किया गया था। हालांकि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 हमारे फंडामेंटल राइट का एक हिस्सा है और इसके ऊपर यह भी कहा गया है कि फंडामेंटल राइट के ऊपर कभी भी कोई भी कैसा भी बदलाव नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस वो बदलाव पॉजिटिव या सोसाइटी के फेवर में ना हो, तब तक। तो ये सोसाइटी के फेवर को दिखाते हुए इसमें जब अमेंडमेंट हुआ तो 15 के अंदर पार्ट 6 और 16 के अंदर भी पार्ट 6 जोड़ा गया। और उस जोड़ने के संदर्भ को हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर एक तरीके से नया रिजर्वेशन बिल आया और इस नए रिजर्वेशन बिल ने देश के अंदर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने की बात करी। हालांकि संविधान के अंदर पहले से ही 50% जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ऑलरेडी दे रखा था और एक बेंचमार्क सेट कर रखा था गवर्नमेंट ने कि 50% से ऊपर नहीं जा सकते। गवर्नमेंट ने इस सारे बेंचमार्क को साइड किया और बेंचमार्क को साइड करने के बाद इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया और 2019 में इस बिल को उन्होंने पास भी कराया था। बात थोड़ी पुरानी है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी यूपीएससी में भी इससे संबंधित एक मुद्दा चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक बार समझ लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। फैमिली इनकम जिसकी परिवार की 8 लाख से हर साल कम है, जिनके पास एग्रीकल्चर जो लैंड है यानी कि जिस पर कृषि कर सकते हैं वो 5 एकड़ से कम है, जिनके पास रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, और जिसके पास रेजिडेंशियल प्लॉट 100 गज या 200 स्क्वायर यार्ड से कम है वो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी अपने क्राइटेरिया पूरा रखते हैं। इसके अंदर और क्या क्या चीजें, ये सेपरेट है एग्जिस्टिंग कोटा 10% EWS दिया गया है और हमारे देश के अंदर एक बेंचमार्क पहले से सेट था कि 50% से ऊपर हम लोग कोटा किसी को दे नहीं सकते। तो 50% रिजर्वेशन जो SC ST और OBC को दिया गया उसके अलग से 10% कोटा दिया गया था इकोनॉमिकल वीकर। लेकिन याद रखें ये जो इकोनॉमिकल वीकर हैं ये बेसिकली अपर कास्ट है, यानी कि जनरल कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं, सामान्य वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको ये वाला कोटा बेसिकली सरकार ने दिया था। इसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई, इसके ऊपर कोई भी किसी तरीके का न्यायिक प्रतिबंध की बात नहीं की गई। इसको सपोर्ट करने के लिए बनाया था कि जो वीकर सेक्शन है, जो समाज के अंदर जनरल कैटेगरी के वो लोग जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हैं, उनको एक अपलिफ्टमेंट मिले, उनको बराबरी का मौका मिले। इसके ऊपर ये पूरा का पूरा इन्होंने कोटा जो था पास किया था और इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी किया गया है, जुडिशरी सपोर्ट भी लिया गया है, सारे काम किए गए। थोड़ा सा इसका अगर हम लोग बैकग्राउंड जाने तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिकल जो क्राइटेरिया था अलोन नॉट वैलिड, बेसिकली इसके अंदर क्या था कि 1992 में इंदिरा साहनी एक जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने एक बेंचमार्क पास किया था कि जो कोटा है, जो हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो बेसिकली इकोनॉमिकल बेसिस पे आप किसी को पिछड़ा या सामान्य या ओबीसी वर्ग से डिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि गवर्नमेंट ने इसको भी ब्रीच किया।
गवर्नमेंट ने जब इसको ब्रिज किया तो गवर्नमेंट ने ये जो नया कोटा दिया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, ये पूर्ण रूप से आपकी इकोनॉमिक, आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी आर्थिक हालात के ऊपर निर्भर है, ना कि आपकी कास्ट के ऊपर। हाँ, ये जरूर है कि जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है उन्हीं को 10% मिलेगा और इकोनॉमिकल बिहाफ पे मिलेगा। जैसे अभी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, उसके अंदर हर जो एलिजिबिलिटी है वो बेसिकली आपके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को ही जस्टिफाई करती है। यहाँ पे जो ब्रीच कैप थी 50% की, जो इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर आई थी, वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्रॉस करी है। तो दो चीजें गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्रॉस करी है। पहला तो उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ किसी को बैकवर्ड नहीं बताएंगे, गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया। दूसरा 50% की जो कैप थी गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया और इसके अलग से 10% का जो प्रमोशन था वो गवर्नमेंट ने जनरल कैटेगरी के लिए एक तोहफे के रूप में दिया था। इसमें गवर्नमेंट का मानना यह है कि इसमें जो इक्वालिटी है वो प्रमोट होगी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक जो डिसएडवांटेज है उसकी बात करिए, शिफ्ट फोकस फ्रॉम कास्ट टू क्लास, यानी कि देश का जो रिजर्वेशन है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देश के अंदर था, उसको क्लास बेस्ड करने की गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश करी है कि एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग की यहाँ पे गवर्नमेंट ने पूर्ण रूप से बात करी है। इसके ऊपर बहुत सारे बहस हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो चल रहे हैं, जैसे कि जो कोटा है, कोटे के अंदर जैसे एससी एसटी का कोटा, यदि कोई बच्चा यूपीएससी का फॉर्म भरने जाता है तो उसको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। हालांकि इस वाले रिजर्वेशन के अंदर जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, यहाँ पे इनको एज रिलैक्सेशन की अभी तक बात नहीं की है, जबकि ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी चल रहा है। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो बैकग्राउंड है, जो बच्चे हैं चाहे वो यूपीएससी का फॉर्म भरे, किसी का फॉर्म भरे, उनको उनका मानना यह है कि जब हमें रिजर्वेशन कैटेगरी दी गई है तो हमें वो बेनिफिट दें, एज वाले या जो अटेम्प्ट हम लोग यूपीएससी के देते हैं वो वाले बेनिफिट भी हमें चाहिए। आपके इसके ऊपर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए और क्या क्या गवर्नमेंट को फैसिलिटीज करनी चाहिए या क्या क्या फैसिलिटी खत्म करनी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।